तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना चल रहा है क्लास 11th की रसायन विज्ञान का अध्याय 3 अपना चल रहा है, जिसका नाम यह है हमारा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो इसके अंदर हम डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं हम अच्छे से, किस तरह इनको आवर्त सारणी में इनकी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप, अगर आप प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अच्छे से इसको हम फॉलो करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो उसमें हमने क्या सीख लिया है, वर्गीकरण को अच्छे से सीख लिया है पूरी तरह से। हम इसमें धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक बातें जानते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं, गुणधर्मों में आवर्तिता हमारा यह टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम तत्वों के गुणधर्मों के बारे में, किस तरह के गुणधर्म होते हैं, उन सभी गुणधर्मों को जानेंगे। उनमें किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से अलग जो कंडीशन है उनमें इनको डिपेंड कर करके वर्गीकृत कर दिया गया है, या कह सकते हैं कि अलग किया गया है, दूसरे तत्वों से अलग करना भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम सीख रहे हैं। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। तो इसके जो रासायनिक तौर पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक गुणधर्म, या कह सकते हैं आप, या आप यह कह सकते हो कि इसके अंदर जो रासायनिक रूप से क्या थे, हमारी जो क्रियाशीलता है, उसका जो आवर्त सारणी है, उसके अनुसार क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है हमारा भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, वह रहने वाला है भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। इस प्रकार से लिखिए आप इसको, अच्छा है, भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। अब इसमें किस प्रकार से हम कौन कौन से इनके भौतिक गुणों को पढ़ने वाले हैं, वह सभी बातें यहाँ पर हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या को पढ़ेंगे। किसको पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है, किस प्रकार से इसके पूरा अच्छे से इसको विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें एक गलनांक पढ़ेंगे, इसके अलावा क्वथनांक पढ़ेंगे, और टॉपिक की बात करें कि इसमें अंदर भौतिक गुणधर्मों के अंदर गलनांक पढ़ेंगे, क्वथनांक पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या पढ़ेंगे, आयनन त्रिज्या और पढ़ेंगे। ये तो इस प्रकार के टॉपिकों को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, आयनन त्रिज्या। ठीक है, तो ये सभी गुण है कि क्या है, भौतिक गुणधर्म है, इनकी किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए इस प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परमाणु त्रिज्या को। किसको पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या को पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए परमाणु त्रिज्या होती क्या है। सबसे पहले कुछ बच्चों के कह सकते हैं मन में यह बात आती है कि परमाणु की त्रिज्या होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, लिखेंगे परमाणु की सामान्य, यहाँ पर हम किसकी बात करें पर बच्चों, परमाणु की सामान्य त्रिज्या की बात करें, न कि किसी भी एक पर्टिकुलर परमाणु के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, परमाणु की सामान्य त्रिज्या के बारे में बात करें। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, 1.2 × 10⁻² की पावर, हम कह सकते हैं -10 मीटर। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। -10 ना लिखिए, यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। कि परमाणु की त्रिज्या को आप क्या कह सकते हैं, 1.2 × 10⁻10 मीटर। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, परमाणु की सामान्य त्रिज्या की बात करें तो 1.2 × 10⁻10 मीटर है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं, क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी होती है आकार में। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 पॉइंट, यह सामान्य बता रहा हूँ, इस समय फिक्स नहीं कर रहा कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या में इससे बता रहा हूँ। यह सामान्यतः हम कह सकता हूँ कि इतनी त्रिज्या सामान्य हम कह सकते हैं, 1.2 × 10⁻10 मीटर इसके बराबर होती है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले हम इसको कुछ वर्गों में बांटेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सभी के लिए एक साथ पढ़ लें, अपने NCERT के अनुसार समझने वाले हैं इस सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ परमाणु त्रिज्या की, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं अधातु के अंदर। किसके अंदर सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम अधातु के लिए इसको समझ रहे हैं। तो अधातु हम ले लेते हैं, कोई अच्छी सी अधातु ले लेते हैं।
क्लोरीन। परमाणु क्रमांक आपको पता है इसका 17। यहाँ पे हमें परमाणु क्रमांक से कह सकते हैं कि ज़्यादा कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला है, हम इसको अच्छे समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन की अगर मैं परमाणु त्रिज्या की बात करूँ तो आप किस प्रकार से क्लोरीन को दर्शाते हैं, इस प्रकार से आप एक बॉन्ड द्वारा इसके बंध को दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करें, देखिए यह एक क्लोरीन है, यह क्या है, इसका भी एक परमाणु है। यहाँ पे देखिए एक और क्लोरीन है, इसका भी एक परमाणु है। अब इन दोनों के बीच ये जो दूरी है, ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या बन रहा है, एक बंध बन रहा है प्यारे बच्चों। इसके अंदर दोनों के मध्य क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि आप साझा हो रहे हैं। आपको पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 7, 2 8 8 7, ठीक है। अब इसको देखिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो यह दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या होता है, इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो सातवीं, इसका भी सातवां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आपस में साझा करते हैं। जब साझा करते हैं तो इसका मतलब दोनों उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उसका उपयोग दोनों कर सकते हैं तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दोनों का यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, बंध का निर्माण कर लेते हैं, एकल बंध का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। देख सकते हैं आप। अब जो इसके बीच में जो एकल बंध बन रहा है, लिखेंगे यहाँ पे क्लोरीन के लिए, किसकी बात करें यहाँ पर, क्लोरीन के लिए एकल बंध, या लिख लीजिए एकल बंध लंबाई। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को पता कर रहे हैं, इसके जो मध्य में अधातुओं में परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए। अब किसकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करें, हम क्लोरीन की यहाँ पर परमाणु त्रिज्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो एकल बंध है उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, लंबाई पता होनी चाहिए। तो अगर इसके एकल बंध की लंबाई बताएं तो हम क्या कर सकते हैं, 198 पिकोमीटर, इसको पीएम लिखा है, इसको आप कह सकते हैं पिकोमीटर, इस शब्द द्वारा इसको डिफाइन कर सकते हैं पिकोमीटर नाम के द्वारा। अब देखिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं परमाणु की त्रिज्या का। क्या बताता हूं, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। अगर आपको क्या है, बंध लंबाई पता है, बंध की लंबाई, तो क्या लिखेंगे, बंध लंबाई, कुछ नहीं करना है, बंध लंबाई को सिर्फ 2 से भाग कर देना है प्यारे बच्चों। जो हमारे पास बंध लंबाई है उसको 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोरीन की क्या ज्ञात करें यहाँ पर, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है क्लोरीन की जो बंध लंबाई होती है वह क्या होती है, 198 पिकोमीटर। इसको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है और कुछ भी नहीं करना। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 99 पिकोमीटर। क्या आ जाएगा, अगर हम क्लोरीन के परमाणु त्रिज्या की बात करें तो हम क्या कहेंगे, 99 पिकोमीटर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है उसकी यहाँ पर परमाणु त्रिज्या है। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आया होगा। ये क्या है, 2 क्लोरीन मिलकर के आपस में एकल बंध बना रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, ये क्लोरीन दोनों मिलकर के आपस में क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका, इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर करके यहाँ पे एकल बंध बना रहे हैं। जब ये एकल बंध यहाँ पे बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि एकल बंध की लंबाई, अब जो एकल बंध है उसकी लंबाई होती है, जो हमारे पास यहाँ पे जो एकल बंध की लंबाई है वह हमें पता है 98 पिकोमीटर है। जब यह एकल बंध की लंबाई 198 पिकोमीटर है तो हमें सिर्फ इतना ही करना होता है, परमाणु त्रिज्या करने के लिए बंध लंबाई को 2 से भाग कर देना है। जब आप इसकी बंध लंबाई को 2 से भाग करते हैं तो 99 पिकोमीटर यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ये तो था किसके लिए, धातु, धातु के लिए, सॉरी प्यारे बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं धातु की। अगर हम यहाँ पे धातु की बात करें तो आप एक कह सकते हैं कि क्रिस्टल ले लीजिए, कोई क्रिस्टल ले लेते हैं। इस प्रकार का हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब जो ये हमारे पास क्रिस्टल है, इसके जो कोरों की लंबाई है उसकी जो आधी लंबाई होती है वही क्या कह सकते हैं, तत्व के परमाणु की त्रिज्या होती है। अब इसके कोरों की लंबाई की इसको आधा कर दें, अगर इस कोरों की लंबाई का हम आधा कर दें तो हम क्या कहेंगे, जो आधी ये जो लंबाई है यही क्या है, किसी धातु के परमाणु की
परमाणु त्रिज्या है। तो इसको आप इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे जो परमाणु उपस्थित है वह इस प्रकार से इसका एक परमाणु और इस प्रकार से यहाँ पे इसका एक परमाणु, दो परमाणु उपस्थित हैं कोरों पर। दोनों परमाणु के कोरों की जो कुल लंबाई होगी कोर की, उसकी आधी लंबाई को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर उसकी बंद लंबाई आप क्या कह सकते हैं, परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, क्रिस्टलों। यहाँ पे क्रिस्टल है, ये आपको क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है अपना, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार तरीके से इस क्रिस्टलों के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्रिस्टलों में, अब क्रिस्टल नाम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहेगी, तो लिखेंगे क्रिस्टलों में कोरों की लंबाई। अब ये कोर भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप जैसे क्लासरूम में बैठे हैं तो इसके जो कोर हैं, जो कोने हैं, उनकी कुल लंबाई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कोरों की लंबाई की आधी लंबाई, यही बात हमने अभी देखी थी यहाँ पे, कोरों की लंबाई की आधी लंबाई को तत्व के परमाणु की त्रिज्या, तत्व के परमाणु की त्रिज्या कहते हैं या लिख सकते हैं होती है, तत्व के परमाणु की त्रिज्या होती है। को लिखना चाहें तो लिखिए, अगर अच्छा आपको अजीब लग रहा है तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्रिस्टलों में कोरों की लंबाई की आधी लंबाई, कोरों की लंबाई की आधी लंबाई या आधा लंबाई, आधी लिख लीजिए अच्छा रहेगा, आधी लंबाई को मत लिखिए, उस तत्व के को की जगह उस लगा लीजिए, बहुत अच्छी लाइन बन जाएगी, उस तत्व के परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। वेरी सिंपल। अब देखिए हम क्या ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। कॉपर आपको पता है, कॉपर से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। कॉपर की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 29, कुछ आपको याद होनी चाहिए, ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कॉपर परमाणु क्रमांक 29 है। तो जो कॉपर है, कॉपर क्रिस्टल, अब ये कॉपर क्रिस्टल को ले रहे हैं हम, क्या लिख सकते हैं, कॉपर क्रिस्टल की कोर लंबाई। अब आपको यहाँ पे दे दी जाती है, कॉपर क्रिस्टल के कोर की लंबाई दे दी जाती है, क्या कहा जाता है, 256 पिकोमीटर। ठीक है, पीएम। जो कॉपर क्रिस्टल के जो कोर की लंबाई है वह कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 256 पिकोमीटर है। ठीक है, आपको क्या किया गया है, कॉपर के, या आप लिख सकते हैं कॉपर की परमाणु त्रिज्या, अच्छा रहेगा, कॉपर की परमाणु त्रिज्या लिखाइए, परमाणु त्रिज्या बता दीजिए। तो परमाणु त्रिज्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बंद लंबाई। अब बंद लंबाई की जगह आप क्या उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, कोर लंबाई। तो लिखेंगे कोर लंबाई बटा में क्या लिख दीजिए 2। अब कोर लंबाई हमें पता है कितनी है, 256 बटा 2। अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128 पिकोमीटर। अब हमें बता सकते हैं कॉपर की जो कोर की लंबाई होती है वह होती है 256 पिकोमीटर। अगर उसके कॉपर के परमाणु की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, 128 पिकोमीटर। परमाणु की जो कॉपर है उसके परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 128 पिकोमीटर है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, धातुओं में अच्छे समझ में आ गई, अधातुओं में अच्छे समझ में आ गई है। अब हम इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो हमारे आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार से किसकी परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वह हम सीखने वाले हैं। जल्दी से इसको क्या करिए, नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ तक आपने अच्छे से नोट किया। अब हम बात किस में कर रहे हैं, आवर्त में, आवर्त सारणी में नहीं। आवर्त सारणी के जो आवर्त होते हैं, आपको पता है हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त बनाए गए हैं, कितने वर्ग बनाए गए हैं, उन सभी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आवर्त में बात करें तो हम किस आवर्त को ले लेते हैं, लिखेंगे सेकंड आवर्त को लेते हैं। सेकंड आवर्त सबसे पहले पता है, सेकंड आवर्त में सबसे पहले क्या आता है, लिथियम। उसके बाद कौन सा तत्व आता है, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन। इन 4 तत्वों को देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम जो लिथियम है उसकी जो परमाणु त्रिज्या की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, परमाणु, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, परमाणु त्रिज्या किस में होगी, पिकोमीटर में।
जो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या की हम बात करेंगे वो किस में होगी प्यारे बच्चों, पिकोमीटर में होगी। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे पिकोमीटर नहीं लिखूंगा, बार बार परमाणु त्रिज्या नहीं लिखूंगा, आपको जो अच्छे से नोट्स तैयार हो उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप इसके अनुसार नोट्स भी बना लेते हैं अपने, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अगर लिथियम की बात करूँ 152, ये क्या है, पिकोमीटर। अगर बेरिलियम की बात करूँ 11111, ठीक है। अगर बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन की हम कह सकते हैं 88, और कार्बन की परमाणु त्रिज्या की बात करूं तो 77 होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है, 77। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त है ना ये हमारा, तो ये क्या है, बाएं से दाएं जाने, आवर्त सारणी में कह लीजिए या आवर्त में कह लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाएं से दाएं जाने पर लिखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, आवर्त में जब हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है पहले बच्चों, परमाणु त्रिज्या घटती है। अब किस कारण से घटती है वह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हम उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों, वह कितना होता है, 7 होता है। आगे इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, 7 होता है, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, ये क्या आ गया इसकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। पहले में कितने आ गए, 2, तो दूसरे में कितने आएंगे, 5 आएंगे। बिल्कुल अच्छी बात, 5 आ गए। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आप क्या बात करें हैं, इसकी जो नाभिक है, इसके अंदर क्या नाइट्रोजन है, आपको अच्छे से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन है ये। अब इसके जो नाभिक है, नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा। नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, कोई ना कोई बल लग रहा होगा। कौन सा बल लगता है, देखिए नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश। न्यूट्रॉन होता है लेकिन वह न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, और ये बाहर क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश। तो धनावेश विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जब यहाँ पे विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या लगता है, अधिक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अगर मैं यही बात कर लूँ, किसी दूसरे तत्व की बात कर लेते हैं, जैसे लिथियम की बात कर लेता हूँ मैं। जब मैं लिथियम की बात करता हूँ, आपको पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और जिसको बाहरी कक्षा होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिक द्वारा आप देखिए, नाभिक द्वारा ये कक्षा तो उतनी होगी ना, कक्षा में तो कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, कक्षा तो उतनी ही है। लेकिन जब नाभिक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, नाभिक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और एक देखिए यहाँ पे नाभिक इसे भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसे भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसे भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो क्या इसका आकार बड़ा होगा या इसका आकार बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जब नाभिक दोनों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, बच्चों आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि इसका आकार आप बड़ा होना चाहिए, इसका आकार बड़ा होना चाहिए। अब एक देखिए, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो 5 बच्चे हैं घेरे के अंदर। ठीक है, बीच में क्या खड़ा है, बीच में भी एक घेरा निश्चित है, बीच में 5 बच्चे खड़े हैं, चारों तरफ 5 बच्चे। उन 5 बच्चों को अपनी तरफ क्या करें, खींच रहे हैं। तो 5 खींचेंगे तो क्या लग रहा है, बल ज़्यादा लगेगा, तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेंगे उसको। ठीक है, 5 का बल ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 ही अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, अर्थात इसका जो आकार होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन है उसका आकार इसके मुकाबले छोटा होगा। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लिथियम का आकार कितना है, बहुत बड़ा है, उसकी परमाणु त्रिज्या 152 पिकोमीटर है, लेकिन कार्बन की परमाणु त्रिज्या सिर्फ 77 पिकोमीटर ही है। यही चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्यों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। लिखेंगे क्या लिखेंगे,
कारण लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, नाभिक धनावेश, नाभिक धनावेश व इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल के कारण, किसके कारण, आकर्षण बल के कारण, अब यह अधिक आकर्षण बल लग रहा है तो उसका आकार समय क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक और चीज देख लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों ऋणावेश हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जी नहीं, प्रतिकर्षित। समान आवेश सदैव ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण क्या होता है, बीच लगने वाले, ये देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लेते हैं लाइन को, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण, बल के कारण, ये दो आप कारण भी दे सकते हैं। किस लिए कारण दे सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से डिफाइन कर पाएँ इस चीज़ को। अगर मैं सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाता कि आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसको कारण बता करके अच्छे से एक्सप्लेन करने का बस यही रीज़न है कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अगर आपको चीज़ अच्छे से समझ में ही नहीं आ रही है तो पढ़ाने का तो कोई कह सकते हैं कि मोटिव है, जो मेरा कारण है वह पूरा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने देखा था आवर्त में, अब क्या देख लेते हैं, वर्ग में देख लेते हैं। किस में देख रहे हैं हम, वर्ग में देख रहे हैं पर बच्चों। जैसे हम वर्ग की बात करें तो वर्ग आपको पता है, कोई भी वर्ग ले लेते हैं, फर्स्ट वर्ग ले लेते हैं अपने। फर्स्ट वर्ग में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम इसकी किसकी बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, फ्रेम में आ रहा होगा अपने मोबाइल के, जी कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लिथियम के परमाणु त्रिज्या की बात करें तो हमें हमने पढ़ा था 152 पिकोमीटर, यहाँ पे हमने पढ़ा। जब सोडियम के परमाणु त्रिज्या की बात करें तो 186 पिकोमीटर, और पोटेशियम के परमाणु त्रिज्या की बात करें 231 पिकोमीटर। अब इसकी परमाणु त्रिज्या में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, जब हम वर्ग में ऊपर से आवर्त सारणी में कह लीजिए या वर्ग में कह लीजिए, क्योंकि जब वर्ग में जाएंगे तो आप ऊपर से नीचे ही जा सकते हैं, बाएं से दाएं नहीं जा सकते। लेकिन आवर्त सारणी में भी जाएंगे तो आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए, इसको स्टार बना करके लिख लीजिए, यह एग्जाम में आपको लिख के आनी पड़ेगी अगर पूछा जाता है तो। ये चीज़ें जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वह भी आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, इस प्रकार से स्टार लगा करके लिखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, वर्ग में जब क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी आता है, यह चीज़ भी क्लियर करेंगे आपकी क्यों बढ़ती है। पहले ये लिख लीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है या बढ़ती है। अब देखिए क्यों बढ़ती है, ये चीज़ क्लियर करनी अत्यधिक आवश्यक है। अगर इसको क्लियर ना किया जाए तो कुछ बच्चों के मन में संशय भी रह सकता है। तो एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा स्लो बोल रहे हैं तो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मोबाइल से स्पीड को क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए आप, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्यों बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है जो लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। ये चीज़ आपको पता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिथियम के लिए क्या कह सकते हैं कि पहली कक्षा है, पहली कक्षा में इसके 3 पास इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम सोडियम की, ये क्या हमारा लिथियम। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, सोडियम। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं प्यारे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7 8। फिर जो तीसरी कक्षा आती है उसके अंदर क्या आता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तीसरी कक्षा के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ें, किसकी बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो हमें पता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो तीसरी कक्षा है, ठीक है, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथी जो कक्षा है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पहली में 2, फिर 8 8 8 16 17 18 और 1 19,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 19 इलेक्ट्रॉन हो गई। किसकी बात करें हम, यहाँ पे बात करें पोटेशियम की। अब देखिए आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा, आसानी से आपको समझने के लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से देख के आप आसानी से बता सकते हैं। जो लिथियम है उसके अंदर देखिए पहले बच्चों उसका आकार छोटा है, फिर सोडियम का थोड़ा और बड़ा हुआ, पोटेशियम का आकार और बड़ा हो गया। तो आकार में परिवर्तन आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आकार से संबंध में। किस वर्ग में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है। कारण लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से एक अपने नोटबुक में आगे लिखेंगे आप कि कक्षाओं, ठीक है, आप क्या लिख लीजिए, कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण, बढ़ने के, आपको भी पता चल रहा है कि जब हम आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, पर कक्षाओं की संख्या, जो क्लासें होती है उनकी संख्या की बढ़ती चली जाती है। अच्छे से आपने क्या पढ़ा, परमाणु त्रिज्या को यहाँ पे हमने पूरी अच्छे से डिटेल से इसके एक एक बात को हमने पढ़ लिया है। जो हमारी एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में है, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है प्यारे बच्चों। इसमें मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब फिर हम बढ़ेंगे आयनन त्रिज्या। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से नोट करने का कार्य आप करेंगे। तो आपने नोट कर लिया। तो आज हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी होने के कारण बस आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, परमाणु त्रिज्या को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली तरीके से समझाया है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ करके। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो। प्यारे बच्चों मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।